सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, अमेरिका ऐसे-ऐसे बयानात देता है और आप सबके इल्म में है कि जब से ये ट्रम्प साहब आए हैं, उस वक़्त से दुनिया का जो सुकून है वो तबाह किया हुआ है। ग्रीनलैंड के बारे में कभी बयानात, कभी ईरान के बारे में, इरफ़ान मुक़ासम हमारे साथ है। ख़ान साहब, अब यूरोप ने वहाँ पे अपनी अफ़वाज भेज दी, चाहे थोड़ी भेजी है, तो अब क्या कह रहे हैं साहब बहादुर ट्रम्प साहब? देखें जो यूरोप ने जो फौज भेजी है, तकरीबन सारे ममालिक की जो जो फौज थी, जितनी फौज थी वो वहां पहुंच चुकी है। और उसके ऊपर ट्रम्प साहब ने अपना रद्द-ए-अमल ये दिया है कि उन्होंने कहा है कि मैं 1 फरवरी से तमाम जो कुछ भी इन ममालिक से इम्पोर्ट होगा यूरोप से, उसके ऊपर मजीद 10% ड्यूटी लगा दूंगा। अच्छा। और 1 जून से जो है वो 25% हो जाएगी अगर हमारा कोई एग्रीमेंट वगैरह ना हुआ। तो अगर इसका आप जायजा लें, जिस तरह जिस जिस तेजी से ट्रम्प साहब उठे थे और वो ये समझते थे कि दुनिया को वो हाथ हिलाएंगे तो अपनी मर्जी से दुनिया को दाएं और बाएं कर लेंगे, उसमें उन्हें कामयाबी नहीं हुई, किसी एक मामले में भी नहीं हुई। ना गजा के मामले में हुई, ना ईरान के मामले में हुई, ना ग्रीनलैंड के मामले में। बहरहाल दुनिया एक इंडिपेंडेंट अपनी राय रखती है, अपने मुल्क के लिए अपने मुल्क खुद चलाने की सलाहियत रखती है, और आलमी हालात में एक दूसरे के साथ यकीनन मदद की जाती है, एक दूसरे के साथ मिलकर चला जाता है। लेकिन ये जो रवैया ट्रम्प साहब ने इख्तियार किया हुआ था कि जो मैं चाहूंगा वही होगा, कम से कम उसके आगे एक दीवार खड़ी की है यूरोपियन ने सब मिलके। इन्होंने हफ्ते के दिन ये ऐलान किया था, इतवार को यूरोप के 8 ममालिक जो है वो फौरी तौर पर इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने ऐलान किया कि भाई हम ग्रीनलैंड की पॉलिसी के ऊपर हमारा एक नुक्ता नजर एक है और हम इस बारे में मुत्तहिद हैं। जो भी हम फैसला करेंगे हम एक साथ करेंगे, और डेनमार्क की बादशाहत के अंडर हम इसको ग्रीनलैंड को समझते हैं। और जो अब तक ग्रीनलैंड का जो स्टैंड मौजूद है, जो डेनमार्क का स्टैंड है, उसकी हम पूरी तरह हिमायत करेंगे। तो ये एक ट्रम्प साहब के लिए काफी बड़ी वार्निंग है। और इसके लिए जो उन्होंने टैरिफ अनाउंस कर दी है कि जी हम उसको पर ये लगा देंगे। आपको पता है कि इस हफ्ते वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हो रही है डावोस के अंदर, जहां पर ट्रम्प साहब भी आ रहे हैं बहुत बड़ा डेलीगेशन लेके। और दुनिया के हर साल वहां पे आप पता है 60-70 हेड ऑफ द स्टेट्स इस इवेंट को अटेंड करते हैं और इमसाल भी कर रहे हैं। जो जर्मनी की साबिक वजीर खारजा थी, मिस्टर उर्सुला बैके, क्या नाम था उनका, जो अब आजकल जनरल असेंबली की सदारत उनको दी गई है इस साल के लिए, वो कर रही है। वो इस वीकेंड पे दावोस जाते हुए लंदन में ठहरी है और वहां उन्होंने एक बड़ा तफसीली इंटरव्यू दिया है और बड़ी जुर्रत के साथ दिया है, जिसमें उन्होंने ट्रम्प साहब को भी ललकारा है कि भाई आपकी बात नहीं चलेगी, जो बात वो चलेगी जो दुनिया चाहेगी, जो यूरोप चाहेगा। आप ये यूरोप को बिल्कुल इग्नोर ना करने, ये ना समझे कि भाई हम यूरोप जो है वो अमेरिका के माताहत है और हम आपकी हर बात के मानेंगे। हम यूरोप अपनी एक अलग पॉलिसी, अगर वो ट्रेड की जंग शुरू करना चाहते हैं तो फिर ये याद रखें कि 90 बिलियन की चीजें जो है वो अगर हमने आदि चीजों पर इंपोर्ट लगानी शुरू कर दी तो 90 बिलियन के करीब वो रकम बनती है, जो इसका अमेरिका को लचका उठाना पड़ेगा। और अमेरिका की मईशत ऐसी नहीं है कि वो इतना बड़ा लचका जो 90 बिलियन का वो बर्दाश्त कर सके। उसका क्रेडिट इस वक्त सब किसी मुल्क के ऊपर इतना क्रेडिट नहीं है जितना अमेरिका के ऊपर है। बहरहाल वर्ल्ड जो है वो अमेरिका की जो पॉलिसीज है उससे इख्तलाफ को खुलकर इजहार कर रहा है। जब तक आप सिर्फ नेटो ममालिक में थे उस वक्त इस तरह खुलकर इजहार नहीं किया जाता था। अब जब उन्हें नजर आ रहा है कि नेटो के अंदर रहते हुए नेटो ममालिक के लिए ट्रम्प साहब मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, तो उसलिए फिर अब यूरोप भी खुलकर सामने आ गया और वो इस किस्म की बातें जो है वो उन्होंने मतलब मुकाबले की बातें जो है वो शुरू कर दी हुई हैं। अब देखें, अब जो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा है, कहा यही जा रहा है कि वहां पर ट्रम्प साहब के आने के बाद जो ज्यादा डिस्कशन होगी वो इन्हीं बातों पर होगी जो इस वक्त दुनिया के अंदर मसाइल खड़े कर रहे हैं। ट्रम्प साहब कब 3 दफा तक तो टैरिफें बदल चुके हैं लोगों को,
यूरोप के ऊपर या दुनिया के ऊपर, वो जो टैरिफों का ट्रेड वार शुरू करना चाहते हैं, उसका कोई ना कोई फाइनल फैसला जो है वो इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर कर लिया जाएगा। इसके अंदर लेकिन वो कहते हैं बकौल उनके लोगों के कि भाई यूरोप जो है वो अमेरिका को दबाएगा और अमेरिका की जो पॉलिसीज है उसको उसके ऊपर नजरसानी करने पर मजबूर कर दिया जाएगा। अब ये तो बहुत तक बात सामने आ जाएगी जो कुछ भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में होता है। खान साहब, ये बताइए कि लोग मुख्तलिफ तबसरे कर रहे हैं जी, बहुत कम फौज भेजी है, लेकिन नुमाइंदगी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। चाहे 50 लोग ही पहुंचे हो, चाहे 100 ही पहुंचा हो, तो अमेरिका को ये मैसेज मिल गया कि ये सब इकट्ठी है, चाहे कम ही फौज इसी मैसेज के लिए भेजी गई है, वो कोई मुकाबला करने के लिए नहीं भेजी गई। ये तस्वर करवाने के लिए अमेरिका को कि भाई अगर आप वहां पर कोई फौजी कार्रवाई करते हैं तो वो फौजी कार्रवाई जो है वो नेटो के ममालिक पर की जाएगी। जब नेटो की फौज में चाहे गिनती के चंद बंदे बैठे हुए हों, जब वहां मौजूद होंगे तो फिर उस हमले को नेटो पर हमला तस्वर किया जाएगा। नेटो मालिकों पर ये बावर करवाने की जरूरत है अमेरिका को, जिसके लिए ये फौज भेजी गई है। अच्छा, लोगों को ये गलतफहमी है कि अमेरिका जिसका दोस्त है वही मुल्क बच जाएगा। आपने देख लिया ये यूक्रेन का जो हाल हुआ, अमेरिका ने वहाँ पे क्या कर लिया। अब ईरान के लोगों को ये तसल्लियाँ दे रहा है कि अमेरिका आपको संभाल लेगा। खासा लोगों में क्यों नहीं समझ आती कि अमेरिका तो अपने मफादात के लिए सिर्फ चलता है। मैंने खुद अमेरिकनों के साथ काम किया हुआ है, वो तो अपने मतलब का सिर्फ उनको होती दिलचस्पी, उनकी तरफ से दूसरा चाहे उसका बेड़ा गर्क हो जाए, कोई उसको किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो ये ईरान को क्यों नहीं समझ आ रही इस चीज? ईरान के अंदर देखें, ईरान में एक सख्त किस्म की अपनी मजहबी हुकूमत कायम है और वो उनका क्लेम ये है कि भाई हम अभी भी आज भी उसी तरह पॉपुलर हैं, अवाम जो है हमारे साथ हैं, हमारे ऊपर हमला किया गया है, हमारे अंदर लोग दाखिल किए गए हैं। और जिसमें अब जो कहानियां बाहर आनी शुरू हुई हैं, आपने उसका वो जो उनके मजहबी रहनुमा है ईरान के, उनका जो खिताब है उसमें उन्होंने बताया है कि 250 मसाजिद को ईरान में आग लगाई गई है इन मुजाहिदीन की तरफ से। क्या ईरान के लोग अपनी मुल्क की मस्जिदों को आग लगा सकते थे? वो ये साबित करना चाहते हैं कि ये लोग दाखिल किए गए हैं, ये इस रगीरों को तब्दीली चाहते हैं मगरबी दुनिया, और वो ईरान ये चाहता है कि अगर जो भी तब्दीली आएगी वो ईरान के अवाम की तरफ से आएगी, ना कि बैरूनी ताकतों के बल के ऊपर। जिस तरह के अमेरिका ने ये बदमाशी चलाई हुई है कि भाई जिन छोटे ममालिक के अंदर ये जहाँ पे वो चाहता है अपनी मर्जी हुकूमतें लाना, वहां वो ले आता है, जैसा कि लीबिया में कर लिया, जैसा कि शाम में कर लिया। तो वो ये बताना चाहते हैं कि भाई हम लीबिया और शाम नहीं है, हम इराक हैं, इनकी एक अपनी तारीख है, इनकी अपनी हिस्ट्री है, ईरान है, और हमें इस तरह आप नहीं दबा सकते जिस तरह के आप दबाना चाहते हैं कि जो आप चाहते हैं वो कर लें। तो इसलिए ये आपको जो मंजर नजर आ रहा है उसमें वो हकीकत यही है कि भाई अब ईरान के अंदर क्यों मुजाहरे बंद हो गए, ये क्यों उस तरह मुजाहरे नहीं हो रहे जिस तरह शुरू हुए थे, दुनिया उठी थी। उसकी वजह यही है कि भाई जो जिस कदर दुनिया इन्होंने दाखिल की थी वहां पर अपनी स्कीम के तहत, वो ये सब करवा रहे थे। ये मतलब हकीकत है कि वहां पर 100% लोग जो है वो मुतमईन नहीं, वो दुनिया में कहीं भी 100% लोग मुझसे मुतमईन नहीं होते, लेकिन ईरान के अंदर दिन ब दिन वो आवाज स्ट्रांग हो रही है जो मुल्लाइज्म से जान छुड़ाना चाहती है। लेकिन अभी तक उनकी मजहबी रहनुमा जो है उनकी आवाज मौजूद है और लोग उनको पसंद कर, इसलिए मगरबी दुनिया उनको हटाना चाहती है। जो जंग का असल महवर जो है ये है। अब आप यहाँ भी देख लें क्या नाम इसका, ईरान जो इराक में जिन्होंने जो कुछ किया है, इस बंदे को लेके आए हैं, वो उनकी जो बात मरून मिन्नत मानता है उसके लिए वो साथ चलने के लिए तैयार है। जरा सा इख्तिलाफ कर लें तो वो खुद मतलब मगरबी दुनिया जो है वो उनसे पीछे हटना शुरू हो जाती है। अब ईरान जो मंगल के दिन से इराक के नए सदर जो बने हैं, उन्होंने जर्मनी का दौरा करना था और जर्मनी ने ये साफ कह दिया कि 12 लाख यहाँ शामी पड़ा हुआ है, ये आपको वापस लेके जाना पड़ेगा, इसके ऊपर हमने बात करनी है आपसे। उसने वहीं से दौरा एक मनसूख कर दिया और सुबह अनाउंसमेंट हो गई कल तो उनका दौरा जो है मनसूख कर दिया गया और जर्मनों ने बाकायदा कहा है कि ये दौरा इराक की तरफ से मनसूख किया जा रहा है, हमने नहीं किया।
खान साहब, ये जो 12 लाख यहाँ पे शाम के लोग बैठे हुए हैं, इनके पीछे क्यों जर्मन पड़ गए? पहले तो बड़े सुकून से चल रहे थे और उस वक़्त तो बड़ा इनको खुशामदीद कहा था उसकी, उस वक़्त की वज़ीर-ए-आज़म जर्मनी की जो थी। देखिए, जर्मनी, इनको जो वीजा दिया गया था, इस तरह यूक्रेन को कंडीशनल वीजा दिया गया है, इस तरह शाम के लोगों को भी कंडीशनल वीजा दिया गया था। कभी इनके हम जब इनके हालात दुरुस्त हो जाएंगे तो ये लोग अपने मुल्कों को वापस चले जाएंगे। और यही अब जर्मन गवर्नमेंट चाहती है कि जो यहाँ सेटल हो गए हैं वो उनको बाहर नहीं निकालना चाहते वो, लेकिन जो इस वक्त सेटल नहीं है, जिनके वीजे क्लियर नहीं है, जिन पर जो हुकूमत के ऊपर बोझ है, कोई काम नहीं कर रहे, किसी किस्म की ट्रेनिंग वगैरह हासिल नहीं कर रहे, उनको वो कह रहे हैं कि भाई उनको अब अपने मुल्क रह जाना चाहिए, क्योंकि हम शाम को भी काफी इमदाद दे रहे हैं और शाम के हालात भी पहले से बेहतर हो रहे हैं और वहाँ जमहूरी हुकूमत जो है कायम हो जाएगी। तो इस वजह से मतलब ये उनकी बुनियाद है शामियों को निकालने की। खान साहब, जर्मनी, क्योंकि उन्होंने वीजा जो है उनको यहाँ एंटर किया गया था। लेकिन इस वक्त जिस तरह नेटो के हालात बने हुए हैं, रूस तो बड़ा खुश होगा यूक्रेन जंग में, ये रास्ता साफ होता जा रहा है। देखिए, उसके लिए जहां भी ऐसे जंग के हालात पैदा हो रहे हैं, जहां आपस में मगरबी ताकतें यहाँ टकराएंगी, और लाजिम बात है कि रूस जो है वो खुश होगा कि भाई ये ब्लॉक जो है ये कमजोर पड़ा है, ये ब्लॉक जो है टूट रहा है, क्योंकि भारत दुनिया 2-3 ब्लॉकों में डिवाइड हुई थी। जी, अच्छा, ये थोड़ा सा बताएं, जर्मनी में आज दोबारा जो पार्लियामेंट है उस पर बहस शुरू होगी, जो भी मामला है। हाँ जी, वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ उसका, क्या नाम उसका, बर्गरगेट वाला मामला। तो अभी मतलब ये मामला से अभी चलेगा जर्मनी के अंदर। और कोई खबर वहां की जर्मनी की हो तो बता दें हमारे देखने वालों को। जर्मनी को वही स्पेन में जो रात एक्सीडेंट हुआ है वो बहुत ज्यादा उसका शोक मनाया जा रहा है। हर 39 लोग जो है बहुत 300 किलोमीटर की स्पीड से 2 ट्रेनें आपस में टकराए। तो आपको पता है जो हालत होगी, 150 से ऊपर लोग शदीद जख्मी हैं और 39 जो लोग हलाक हुए हैं, उसका भारत पूरे यूरोप के अंदर एक गम की कैफियत है। उसको सब उस खबर पर अफसरदा है। हाँ सर, इतना जदीद सिस्टम जर्मनी का है, पहले भी इस तरह के कई इक्का दुक्का हादसा हमारी नजर से गुजरे हैं, तो क्या वजह है इसके बावजूद ये हादसा हो गया? देखिए, इस कदर ट्रेनें हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है। इसमें जिस तादाद में रोज आप 2000 से ऊपर ट्रेनें तो बरन के बावनों से गुजरती हैं, आप देखो तो उसमें अगर कभी कहीं का ऐसा वाकया हो जाए तो कोई ना कोई इंसानी गफलत तो यदि जो पिछले साल यहाँ पे हुआ था ये जो है आयरन का जो मशहूर पहाड़ी इलाका है, वहां पे भी एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 5 बंदे हलाक हो गए थे। उन पे भी दो बंदे जो है वो उन्होंने डिसमिस किए थे। दोनों के ऊपर जो है मुकदमा जो है चल रहा है। पिछले हफ्ते इसकी समाप्त वगैरह शुरू हुई थी। इसलिए कहीं ना कहीं ह्यूमन मिस्टेक हो जाती है। मुमकिन है कि स्पेन की भी कोई ह्यूमन मिस्टेक हुई हो जिसकी वजह से ये एक गाड़ी दूसरे ट्रैक के ऊपर चढ़ गई। तो जी, चले वो आप ये देखें जो कुछ कराची में कल वाकया हुआ है जी, उसके अंदर भी इंसानी गफलत ही है। बता दें थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बता दे थोड़ा सा उसके बारे में। देखिए, वो कराची की जो मार्केट इसमें कल आग लगी है, अभी तक 36 घंटे, एक तो उसको आग बुझाने में 36 घंटे लग गए और फिर अभी तक ये फाइंड आउट नहीं हुआ कि ये आग कैसे लगी थी वहां पर। और कई सौ बंदा जो है उसके अंदर इन्वॉल्व है। दुनिया अभी तक चीख रही है कि वो पुकार जा रही है कि भाई लोग नहीं मिल रहे कि वो कहाँ गए, अभी तक जल गए हैं, ये कहाँ है। तो बाहर ये एक अफसोसनाक वाकया। और जो फायर ब्रिगेड की जो हाँ दुकानों के अंदर जो हुक्म है कि भाई वो फायर लगा के रखो, आग बुझाने वाला, वो सारे के सारे खाली थे। इसी दुकान के अंदर भी वो कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं था जिसके अंदर वो फायर बुझाई सकती हो, फायर ब्रिगेड ने ही आके काम किया। तो जब हम ये भी तो एक मिस्टेक की बात है ना कि किसी ने भी अपनी तवज्जो कानूनी कार्रवाई पूरी करने पे तैयार नहीं है। हम गफलत की मतलब इस हद तक है कि भाई इतनी बड़ी मार्केट के अंदर जहाँ 200 से ऊपर दुकानें हैं, 1200 दुकानें हैं, वहां पर आप
ये अपनी आग बुझाने वाला सिस्टम जो है वो भी चेक नहीं करने आता कभी। ये दुकानों में जो सिस्टम लगा है इसमें गैस वो आग बुझाने वाला मटेरियल मौजूद है या नहीं मौजूद है। तो हर जगह गफलत जो है वही आड़े आती है और वो उसी का रिजल्ट जो है वो दुनिया को भुगतना पड़ता है। जी, बहुत शुक्रिया खान साहब। अच्छा, गफलत में वैसे तो हम सारे ही शामिल हैं, सुस्त लोग हैं, क्योंकि हमने ये चीज़ें सीखी नहीं है। ये भी एक बड़ी बात है। यूरोप में तो वो ज़्यादा तौर पर हर साल आके या 2 साल बाद वो चेक करते हैं हर चीज़ को। यहाँ पे MOT जो वो सिस्टम है, टफ सिस्टम है जर्मनी जैसे मुल्क में। लेकिन ये देख लें इतना बड़ा नुकसान हो गया, कौन पूरा करेगा? किसी ने भी नहीं करना। अपनी मदद आपके तहत कई बेचारे जो है वो सड़क पे आ जाएंगे। ये जो ट्रेनों के हादसात है, कितनी भी तरक्की हो जाए मगर इस तरह के हादसा किसी न किसी मुल्क में हो ही जाते हैं। और जब किसी हमारे जैसे मुल्क में ऐसा हादसा तो फिर मिसालें हम यही देते हैं, स्पेन में ये हो गया था, जर्मनी में ये हो गया था, अमेरिका में ये हो गया था। हमारे पास ये जवाबात होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नदी प्रोग्राम के आखिर पे एक आपको मैंने ऑडियो सुनानी है, वो आपने ज़रूर सुननी है। लेकिन पहले प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि जो ये शादी हुई है अभी पाकिस्तान में, और सोशल मीडिया पे भी लंबी चौड़ी उनकी वीडियो भी चल रही है और कितना इन्होंने खर्चा किया। लेकिन जो आपने एंड पे वीडियो ऑडियो सुननी है उस पर आपको पता चलेगा कि कितने मुनाफिक लोग हैं ये। डॉक्टर साहब ने कहा था कि सबसे बड़ी मुनाफिक कौम पाकिस्तानी है। और दूसरी तरफ मरियम पंजाब में ये जी 1 डिश होनी चाहिए, ये जी फलां चीज़ होनी चाहिए, सादगी अपनानी चाहिए। इस तरह की तकरीर जो है वो भी आपको सुनने को मिलती रहती है। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ था, साथ इंटरनेशनल आते सर ये इतनी बड़ी रकम शादी पे लगा दी गई और दूसरी शादी थी लड़के की, और वहाँ पे तमाशबीनी पे किसी ने कपड़ों पे इतना पैसा लगा दिया। वो एक मरियम औरंगज़ेब है, उसे डड्डू चार्ज कहते हैं, उसने अपनी शक्ल बदलने के लिए अमेरिका में पता नहीं कितने पैसे लगा दिए। और ये मैं बता दूं कि ये ऐसे लोग नहीं कि इनके पास पैसे थे। पैसे आए कहाँ से सर? कहाँ से आ गया पैसा इनके पास? ये सारा पाकिस्तान का पैसा है बबाल साहब, आपको पता होना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने अलग पाकिस्तान को लूटा हुआ है। कोई छुपी बात नहीं है, छुपी ढकी बात नहीं है। ये वही अदालतों में जाके सब कुछ, ये इमरान ने इनको नंगा किया था, इसीलिए वो जेल में है। और कोई बात नहीं है, इमरान ना गरीब है ना वो कोई छोटी इज्जत वाला आदमी था। उसने इनको नंगा किया है, पूरे सिस्टम को नंगा किया है। तो ये सारा पैसा आप देखें कि ये कितने आरामखोर लोग हैं कि ये अपनी जब पोजीशन इनकी होती है, वज़ीर आज़म है, सदर है, चीफ मिनिस्टर है, तो सारे पाकिस्तान की गाड़ियां, पैसा, खाना पीना सब मुफ्त, और शादी करते हैं। और इनके करतूत देखो, इनका करैक्टर देखो। हकीकत में बाबा साहब ये पाकिस्तान, कल में एक अमेरिका का बहुत बड़ा एनालिस्ट वो बात कर रहा था, वो कहते हैं कि दुनिया में हमने बड़ी दुनिया देखी, हमने बड़े हालात देखे, लेकिन पाकिस्तान जैसी कौम झूठी, और उसने बोला कि ये बददियानत कौम हमने नहीं देखी। ये वो बात कर रहा था, उसका क्या तल्लुक है? लेकिन वो कहते हैं बददियानत और झूठी कौम पाकिस्तान जैसी हमने नहीं देखी। हर चीज फ्रॉड 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 फ्रॉड। आपको याद होगा कि अमेरिकन सफीर ने तो बोला था कि मैं दुनिया की हर चीज, मैंने बड़ी दुनिया की सैर की और दुनिया में मैं वैसे भी रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तानी एक ऐसी कौम है कि हर चीज जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं सब फ्रॉड होता है, झूठ होता है। तो जब झूठ पे ही बुनियाद हो मुबारक साहब हर चीज की, तो ये कैसे हो सकता है कि 78 ने कई 178 साल भी चलेंगे तो ये कौम तरक्की नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी बुनियाद ही झूठ पे है, इसकी बुनियाद ही बददियानती नहीं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान बनाने का मकसद यही था कि सब फ्रॉडी वहां पे इकट्ठे हो जाए, और वही निकला। एक बंदा भी आपको ईमानदार नहीं मिलता, और वहां पे सारे सियासी लीडर पहुंचे हुए थे। वैसे तो एक दूसरे को गालियां भी निकालते हैं, लेकिन वहां नजर आ रहे कि एक से एक बड़ा हरामखोर नजर आया वहां। ये गलत है कि पाकिस्तान बनाने वालों ने गलती की थी। नहीं, आपको पता है कि पाकिस्तान बनाने वालों में उसमें किसी किस्म का कोई तफरका नहीं किया गया था कि इसका रिलीजन क्या है, उसका रिलीजन क्या है। उसमें हिंदू भी थे, सिख भी थे, यानी मुसलमान भी थे, मुसलमानों के कई तबके भी थे, सब लोग थे। उन्होंने मिल के एक सल्तनत बनाई थी। वो सल्तनत बनाई थी कि इन लोगों को इंसाफ मिलेगा, इन लोगों को अपने मजहब के मुताबिक कायदे आजम के अल्फाज के जो किसी का अकीदा है, ये हमारा काम नहीं है उसको रोकना। वो अपनी आजादी से अल्लाह की इबादत करेगा। ये
उनकी ख्वाहिश थी, उनका एक विजन नहीं, था। मगर सर यहाँ पे सवाल ये है कि आम आदमी के लिए तो वहां पे छापे पड़ते हैं कि आपने जी 1 डिश से ज्यादा कर लिया और ये कर लिया वो कर लिया, तो यहाँ पे तो जो हराम के खाबे चल रहे थे वो उनकी लिमिट ही कोई नहीं थी। उनकी अपनी हुकूमत जो है जी, ये देखे ना, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के जहाज, यानी आप देखें कि किस तरह जहाज इस्तेमाल होते हैं जो मुल्क की प्रॉपर्टी। क्यों पीआईए बैठ गया है, क्यों रेलवे बैठ गया है, क्यों स्टील मिल बैठ गई है, बड़े बड़े इदारे क्यों बैठ गए? इसीलिए रेलवे बैठ गया क्योंकि ये हरामखोर लोग हैं। इन्होंने उसको लूटा है, उसकी टांगे काटी है, उसका सिर काटा है, उसका जिस्म काट दिया है। तो अभी ये जो हालात है, मबासा बदबख्ती है ना कि हमारे मुल्क में इंसाफ का कोई अदारा नहीं है जो पकड़े। यूरोप में तो पकड़ लेते हैं, यूरोप में कोई किसी डिपार्टमेंट को दूसरा डिपार्टमेंट डिक्टेट नहीं कर सकता, मुदाखलत नहीं कर सकता, सिफारिश नहीं कर सकता, वो ही नहीं सकता कि कोई दूसरा डिपार्टमेंट एक दूसरे को बोले इस तरह कर दो। नो, ये अपने अपने इंडिपेंडेंट काम करते हैं और देनदारी के साथ काम करते हैं और अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, जबकि पाकिस्तान बिल्कुल इसके अपोजिट है। चौधरी साहब का बेटा, आप देखें कि सड़कों के ऊपर जब ट्रैफिक रोकी जाती है तो कहते हैं गाड़ी 6 करोड़ की थी, बंदा बैठा है, उसको निकालो लाइसेंस, कहता है मत पूछो मैं किसका आदमी हूँ। तो ये जब इस तरह की बातें की जाए तो मुल्क कैसे चलेगा? मुल्क नहीं चल रहा आपका। ये हमारी बात 1000 दफा लाख दफा हमने। अच्छा सर, थोड़ा इंटरनेशनल हालात पे नजर डालते हैं। ट्रम्प तो मेरा ख्याल है अब अकेला नहीं होता जा रहा आहिस्ता आहिस्ता, उसकी जो बयानात उसकी वजह से। साहब, इसके ट्रंप ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की है। आप देख रहे हैं कि इसने पूरे यूरोप अपने खिलाफ कर लिया है, इसने चाइना और रशिया अपने खिलाफ कर लिया है, इसने इंडिया को अपने खिलाफ कर लिया है, इसने और दुनिया का अरब सारे जो है वो भी इसके खिलाफ है। अभी ये देखें, जब पैलेस्टाइन में उनको मार पड़ रही थी, ये बोला नहीं था। अभी जरा सी बात ईरान में जुलूस निकले और वो भी इन्हीं की वजह से निकले, इन्होंने बंदे वहां छोड़े हुए थे, तो किस तरह कहता है जी अटैक कर दूंगा, ये कर दूंगा, बंदों को उठा लूंगा। वो जो वेनेजुएला वाला, उसका क्या कसूर था? वो अपने मुल्क का सदर है, वो जिसको मर्जी सामान बेचे अपना। तो ये मवाक साहब, इसकी अभी आप देखें कि सारा यूरोप इसके खिलाफ है। कल यूरोप वालों ने अपनी फौजें वहां ग्रीनलैंड में भेज दी है। प्यूटन के साथ जर्मनी वाला मिल गया, उसने हम बैलेंस रिलेशन रखेंगे, रशिया यूरोप का हिस्सा है, हम इसके साथ अच्छे तल्लुकात रखना चाहते हैं। आप देखें कनाडा का वजीर आजम चाइना के पास चला गया, वहां पे तजारत सिक्योरिटी हर चीज कर रहा है। तो ये किसकी गलती है? ये ट्रंप की गलती है। ये ट्रंप क्या सोच रहा था, क्या सोचना चाहता था, उसके लिए बहुत बड़ी रुकावटें अभी खड़ी हो गई हैं। मेरे ख्याल में अभी भी अगर नहीं समझेगा तो ये इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर। अच्छा सर, ये बताइए कि आप देख रहे हैं कि अब ये समझ जाएगा कुछ ना कुछ, या और भी गलतियां करेगा? गलतियां करेगा ये। उसने ग्रीनलैंड के बारे में बता दिया, ग्रीनलैंड जो है उसने बोला इसको मैं कब्जा करूंगा, कुछ भी कर लो, फौज भी आ जाए यूरोप की, हमें कोई परवाह नहीं है। ये उसके अल्फाज है अपने, मैं ग्रीनलैंड पे कब्जा करूंगा। और आप देखें ग्रीनलैंड बहुत बड़ा एक आप कह रहे कि एक बहुत बड़ा जजीरा है, और दूसरा ये भी है कि सबसे बड़ा, मेरे घर में एक छोटा सा कॉन्टिनेंट बनता है, वो इतना बड़ा, बेशक उसमें आबादी कम है, लेकिन वो कहते हैं कि इसके अंदर तेल, सोना, हीरे, फलां सब उसके नीचे है जमीन में। ये ट्रंप की नजर है उसके ऊपर। वेनेजुएला के ऊपर कहते हैं कि उसके खिलाफ नहीं था, वो तो 4 जहाज पकड़े जेली और मारो जी हीरोइन लेके जा रहा था, लेकिन असल में तो पेट्रोल के ऊपर पड़ा हुआ था, वो डीजल के ऊपर पड़ा हुआ था, जिसको पकड़ लिया उसने। ये अभी सीधा अमेरिका में आएगा। इसी तरह बाकी ईरान में भी उसकी यही नजर थी कि सारा ईरान का पेट्रोल डीजल, लेकिन ईरानी कौम है बहुत बड़ी, वो तो वेनेजुएला की तरह थोड़ी है, तो उन्होंने इसको आने नहीं दिया। और ये भी अल्फाज आप देखें, वहां से एक पॉइंट नोट करें, ट्रंप ने ये बोला, मुझे किसी अरब मुल्क ने ये नहीं कहा कि तुम मत इसके ऊपर अटैक करो, ये जो अखबारों में आ रहा है, ये ट्रंप के अपने अल्फाज है। वो कहता है मैंने खुद ये रोका है। रोकने की रीजन आपको पता ही है कि वहां पे चाइनीज और वहां पे रशियन जहाज घूम रहे थे हर जगह, और फिर चाइना और रशिया ने, कल भी प्यूटन ने बोला है कि खबरदार दोबारा अगर किसी ने ईरान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, हम उसको तबाह कर देंगे। ये प्यूटन के अल्फाज है। मतलब कि चाइनीज और रशियन इंटरेस्ट थी जिसकी वजह से ट्रंप पीछे हटा है। जी, बहुत शुक्रिया सर। जी मेहरबानी। नहीं, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि मैं आखिर पे आपको वो अपना एक ऑडियो सुनाऊंगा ताकि आपको पता चले कि कितने मुनाफिक ये लोग हैं, तो अभी आपको वो ऑडियो सुनाते हैं। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत वाला सलाम। हमारे जो तबलीगी जमात वाले हैं,
आप सबके इल्म में है, चंद उलमा इकट्ठे हो जाते हैं, 2-4 सीनियर, बाकी कोई 5-7 जूनियर, और वो चल पड़ते हैं कि हम तबलीग करने जा रहे हैं। और तबलीग किनको करने जा रहे हैं? मुसलमानों को। अब जो पहले लोगों ने तबलीग की हुई थी उसके जो रिज़ल्ट आए हैं, तो यहाँ से इन उलमा को ये होता है कि जो पहले मौलवियों ने इनको कुछ बताया हुआ है वो ठीक नहीं है, तो इनकी सलाह के लिए हमें दोबारा इन इलाकों का दौरा करना पड़ेगा। मुख्तलिफ़ इलाकों में, कोई गाँव में चला जाता है, कोई शहर में चला जाता है, जहाँ भी जाते हैं और वहाँ पे लोग इनकी तबलीग से तंग आ चुके हैं। मैं अभी बताता हूँ आपको एक वीडियो इस वक्त मंजर आम पे आई हुई, और इनके ज़हन में होता है कि हम जिस गांव में जाएंगे, जिस शहर में जाएंगे, वो कहे ये बल्ले बल्ले बल्ले, और हमारे लिए खाबे शाबे जो होंगे वो उनका भी इंतज़ाम होगा, हमारी रहाइश का भी इंतज़ाम होगा, और लोग हमें अच्छी नज़र से समझते हैं। इनके जो तबलीग के नताइज हैं उसमें से एक ऐसा नतीजा भी निकला है कि एक इलाके में ये तबलीग करने गए, और इनको वो वीडियो बिल्कुल इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही है। इनको कहा गया जनाब आप जितनी जल्दी हो सके, 10 मिनट का टाइम है आपके पास, आपने इस मस्जिद से तितर बितर हो जाना। जा अब वहाँ पे लोग ये एतराज़ कर रहे हैं जनाब कि मस्जिद से तबलीगी जमात वालों को निकाल दिया गया। ये नहीं क्या है, पूछ रहे कि निकाला क्यों गया। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि मस्जिद जो है वो है इबादत के लिए, और इन्होंने वहाँ जाके तो लगा लिए थे बिस्तरे। इनका प्रोग्राम था कि यहाँ पे आराम करेंगे, सोएंगे, और खाना शाना कोई ना कोई आ जाएगा देने के लिए। वो जब वहाँ के मकामी लोग आए, उन्होंने देखा कि ये क्या हुआ यहाँ पे, तो उन्होंने पूछा जनाब आप कौन है? कहने लगे जी हम तबलीगी जमात हैं। उन्होंने कहा जी ये बिस्तरे शिस्तरे लपेटो और यहाँ से तितर बितर हो जाओ, और यहाँ नज़र ना आना। फिर ये बाहर निकले, और लोगों ने सोशल मीडिया पे ज़ाहिर वीडियो भी बनाई, उनसे पूछा, इन्होंने कहा जी हमें मस्जिद से निकाल दिया गया। देखिए किसी जगह भी आपने अगर मेहमान बन के जाना है, तबलीग करने तो आप जा रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी चीज़ है उसका आपको इल्म नहीं है, आपने क्या किसी को तबलीग करनी है। तो पहले वहाँ पे जाके, या वहाँ आप मोबाइल फ़ोन हर पास हर बंदे की जेब में है, राब्ता कायम करें, वहाँ से उनसे पूछें कि जनाब हम यहाँ पे तबलीग के लिए आ रहे हैं, हमें रहाइश चाहिए, तो आप इसमें हमारी क्या मदद कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इन लोगों की तबलीग का ये जो हाल है वो मैं बता रहा हूँ। और फिर आप वहाँ पे जाके तो ज़ाहिर है फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। जब आप मुँह उठा के चले जाएंगे और जाके मस्जिद पे अपना पड़ाव डाल देंगे बगैर पूछे, बगैर किसी को बताए, तो फिर वहाँ पे आपके ज़हन में होता है कि हमें इन्होंने बाहर निकाल दिया, तो ये गुनाहगार है। ये गुनाहगार नहीं, आप गुनाहगार। और मस्जिद जो है वो वहाँ नमाज के लिए होती, रहने के लिए नहीं होती। ये मैं बता दूँ, जिन लोगों ने भी ये मसाजिद में जाके ठहरना होता है, उनके लिए अलहदा सिस्टम साथ बनाया होता है, गेस्ट हाउस बने होते हैं, कमरे बने होते हैं, वहाँ पे कोई मेहमान आना है तो उसको वहाँ पे ठहराया जाता है। लेकिन ये वो लोग करते हैं जिनका कोई अपना सिस्टम ठीक हो। ये नहीं है ये जिस तरह हमारे एक फ़िरका दूसरे फ़िरके को पसंद ही नहीं करता, इसी तरह के हालात हैं वहाँ पे। और मैंने इस पे फिर जब ये देखा कि ये तबलीगी जमात वालों को वहाँ से निकाल दिया, थोड़ी फिर ज़ाहिर है सर्च भी करनी पड़ती है, इंक्वायरी करनी पड़ती है। तो यहाँ जो तबलीग के लिए जर्मनी में मैंने सिस्टम देखा या इंग्लैंड में देखा, तो यहाँ पे अहमदिया जो लोग हैं उनका सिस्टम जो है वो ज़बरदस्त तरीके का, और वहाँ पे मसाजिद के साथ गेस्ट हाउस बने हुए हैं, और बाकायदा वो एक तरीके के ज़रिए वहाँ पे जाते हैं दरख्वास्त दे के। और अब आप देखें ये उलमा इसी तरह चल जाए, किसी को क्या पता कौन से लोग हैं, कोई दहशतगर्द आ गए हैं, कोई किस तरह के लोग आए, किसी को तो नहीं लमना, सिस्टम नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जिस तरह रजिस्ट्रेशन सिस्टम अहमदियों का है, वहाँ पे हर बंदे की रजिस्ट्रेशन है, फिर वो इजाज़त लेके जो तरीका कार है वहाँ बताया जाता है यहाँ भी उन्होंने जाना है, तबलीग के लिए जाना है या वैसे भी रहने के लिए जाना, तो वहाँ पे वो इंतज़ाम करते हैं ज़बरदस्त तरीके के साथ, जो मेहमान नवाजी उसमें कोई कसर नहीं छोड़ते, क्योंकि वो हर सूरत वहाँ पे दी जाती है जो मेहमान के लिए होती है। क्योंकि 3 दिन तक तो आपको ही पता है
कि मेहमान जो होता है उसकी हमारा खिदमत करने का फ़र्ज़ भी है, और इसके मतलब इस्लामी तालीमात भी आप सबके सामने। लेकिन हर चीज़ जो है वो उससे आप, ये मैं बात इसलिए बताई कि अब इनको बड़ी बेइज्जती महसूस हो रही वहाँ बाहर निकल। अब वो बाहर क्या फिर किया कि मस्जिद के बाहर वो चदरें बिछा के बैठ गए, और वहाँ पे बैठ के अब लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि हम शायद हमारे साथ ज़्यादती हुई, हम मज़लूम हैं और ये नहीं होना चाहिए था। असल में जो पाकिस्तान के हालात हैं वो आप सबके इल्म में, वहाँ पे इन तबलीगी जमात वालों के जो किरदार है, इनके ये जो तरीक़ाकार है, वो आप मेरा ख़्याल है उससे फ़ायदा लोगों ने कम उठाया, नुकसान ज़्यादा हुआ। ये मैं बिल्कुल आपको ठीक कह रहा हूँ। अगर इनसे फ़ायदा होता, जितनी तबलीगी जमात वाले, कोई रायवंड से निकलता है, कोई किसी जगह से निकलता है, कोई किसी जगह से निकलता है, और वहाँ पे उसके बावजूद जो अवाम की हालत है, उसके बावजूद ये आजकल चल रहा है एक टिकटॉक पे ना, वो कहता है गलतफ़हमी क्या होती है? कहता है गलतफ़हमी ये होती है कि जापान जो है वो ईमानदारी में 1 नंबर पे आ रहा है, और पाकिस्तान जो है ये 100 के बाद इसका नंबर कोई शुरू होता है। और ये तबलीगी जमात वाले जापान गए और उन्हें कहा कि आप हमारे साथ मिलें, जिस तरह हम अपनी जो कौम है उसकी तबाही का सबब बने हुए, हमने जन्नत में जाना, तो आप भी जन्नत में चले जाए। ईमानदार वो 1 नंबर पे जो 100 से पीछे, और उनको अपने पीछे लगाने के, तो ये गलतफ़हमी होती है। इस तरह के मज़ाक हम खुद बनवाते हैं अपने, और ये जापान में वाक़या हुआ भी था। ये नहीं कि ये कोई कहानी है या किस्से है या इस तरह की कोई लोगों ने मिसालें बनाई हुई हैं। तो ये मैं बता, यूरोप में भी फिरते रहते हैं। यूरोप में यहाँ पे मैंने देखा, मेरे साथ भी 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ। एक सीनियर मौलाना साहब आगे लग जाते हैं, वो 5-7 जूनियर जो है वो साथ-साथ चल रहे, और लोगों के घरों में जाके तबलीग कर रहे थे। अब मुझे बताओ कि जिस मुल्क से आप आए हो, वहाँ ईमानदारी का बेड़ा गर्क हुआ है, अदल इंसाफ का जनाजा निकला हुआ है, गुर्बत अफलास, मांगने वाले, फ्रॉडी, हेरा-फेरी, हर वो बुराई उस जगह पे पाई जा रही है जहाँ सबसे ज़्यादा, जहाँ के मुल्क से हाजी हज करके आते, वो आगे ये इंग्लैंड, जर्मनी, यूरोप के लोगों को क्या तबलीग करेंगे? क्या बताएँगे कि ये हमारी करतूतें हैं? वो जब आपकी हालत देखते हैं सोशल मीडिया पे या आपकी हरकतें देखते हैं, तो क्या आप उनको तबलीग कर सकते हैं? पाकिस्तान में भी यही हालत है, बाहर भी यही हालत है। कहाँ जाके आप तबलीग, आपने कौन-सी अच्छाई है जो किसी को आपने बतानी? ज़ाहिर है जिसने भी अपना कुछ चेंज करना है, उसे कोई बेहतर ही मिलेगा तो चेंज करना है। आप फ़र्ज़ करें, चलो दुनिया की बात कर लेते हैं, आपके पास छोटा बिज़नेस है, आपको कोई बेहतर नज़र आएगा, तो आप उसकी तरफ जाएँगे, वरना आप किस तरह जा सकते हैं? इंसान खूब से खूब तर की तलाश में जाता है। तो हमारी कौन-सी करतूतें पाकिस्तानियों वहाँ पाकिस्तान में है जिसकी वजह से आप यूरोप को या जापान को आके तो ये बताएँ कि आप हमारे मज़हब में दाखिल हो जाएँ और हमारे पीछे चले, ताकि जो ईमानदार हैं उन्होंने जहन्नम में जाना है, जो बेईमान है, जिस तरह मैंने अभी बताया, उन्होंने जन्नत में जाना। तो ये गलतफ़हमियाँ जो आप लोगों ने पाली हुई हैं, वो मेरा ख़्याल दूर करनी चाहिए। लेकिन आइंदा के लिए तबलीगी जमात के लिए भी ये सबक हासिल हो चुका है कि आपकी तबलीग का जो फ़ायदा है वो नहीं हो रहा। इसी तरह ये जब आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो फ़ायदा नहीं होता, तो फिर सोचना चाहिए क्या वजह है कि हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। अब पाकिस्तान जैसे फ़र्ज़ करें, अगर वहाँ पे अहमदी तबलीग करें, उनके ऊपर आप केस डाल देते। लेकिन ये अपने लोगों की भी अब आपने इज़्ज़त करनी छोड़ दी। तो यहाँ पे बहरहाल आपको भी पता चल चुका है कि जो इस्लाम वहाँ पे चल रहा है या जो इस्लाम की तालीमात ये मौलवी बताने आते, उसके जो रिज़ल्ट है वो आप सबके सामने। ये आप चले जाए, रोज़ाना मौलवी को पकड़ा होता है, और ये भी बता दो गाँव वालों को, ये भी पता है कि ये गलत काम करते हैं, मसाजिद का एहतराम नहीं करते। वहाँ पे रात को या दिन को मस्जिद में बिस्तर लगा के बैठ गए, साथ क्योंकि 2-4 सीनियर मौलवी होते हैं, 2-4 जूनियर होते हैं, तो ये आए दिन मसाजिद में कभी ऐसे वाक़यात होते हैं, कभी किसी बच्ची के साथ ज़्यादती का केस आता है, कभी
बच्चे के साथ ज्यादती का केस आता है, तो लोग जो है इनसे खौफज़दा हो चुके हैं, डरते हैं लोग। लोग कहते हैं ये हमें बेवकूफ़ बना के कोई ना कोई और को आमना डाल दें। तो जनाब ये इनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई है आज के दौर में। मैंने कहा थोड़ा-सा बताते रहे ना, ताकि लोगों को पता चलता रहे कि आप बाकी सिरात मुस्तकीम सीधा रास्ता आपने खुद तलाश करना। मज़हब में जबर नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो देख लो। तो अगर आपको यही माहौल अच्छा लग रहा है तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं। चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहें हमारे साथ। यहाँ पे सरमायादार अपनी शादियों के ऊपर 2-2 अरब रुपया खर्च करते हैं और ऐसे घराने करोड़ों में हैं जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, जो दवाई नहीं ले सकते, अगर बीमार हो जाएं मौत का इंतजार करते हैं। जब इतना तफावत हो जाएगा एक मुल्क की आबादी के अंदर, तो वो मुल्क खुदा न खास्ता कायम नहीं रह सकता, उसकी इबादत हो जाए खतरा हो जाए। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके ख्वाजा मुनाफिक उसकी बात आपको सुनाई। ये हालत हो चुकी है कि ये जो कहते हैं वो करते नहीं, और ये करते हैं वो कहते नहीं। वहाँ पे आई का डड्डू चार्जर का बड़ा टॉपिक चल रहा है। मैं तो किसी का गलत नाम नहीं लेता, मगर क्योंकि वो बताना पड़ता है। उसने जी मुंह ऐसे कर लिया, उसने ये कर लिया। अब गधों के ऊपर आप कोई भी ज़ेबरा की खाल लगा दें, उसका रंग कर दें, लेकिन गधा तो गधा ही रहता है, तो बदल जाता है। तो ये हालत है ये कौम की, इन्होंने कर दी। जिस तरह के खुद गधे हैं इसी तरह कौम को भी गधे बना दिया गया। चैनल को